तो बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। क्या है? विच शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन विच द म्यूनसिपैलिटीज आर गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। यानी कि ऐसा कौन सा शेड्यूल, जिसे हिंदी में अनुसूची बोलते हैं, ऐसा कौन सा शेड्यूल है जिसमें जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं उन्हें कंट्रोल दिया गया है, उन्हें नियंत्रण दिया गया है। तो कौन सा शेड्यूल है, यानी कौन सी अनुसूची ऐसी है बच्चों? ये है ऑप्शन डी, 12वीं अनुसूची, यानी कि 12th शेड्यूल ऐसा है जिसमें जो म्यूनसिपैलिटीज़ है उन्हें कंट्रोल दिया गया है। आपने पेपर में क्या किया है आपको पता होगा, आपने कौन से इस पर टिक करके आए हो, आप इसका कौन सा आंसर करके आए हो। तो बच्चों इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। इजी क्वेश्चन है बहुत बच्चों। क्या पूछा है कि द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज, ये हर साल पेपर में पूछा जाता है। 2020 में भी पूछा गया था जामिया बीएड में, और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या है बेसिकली? द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज, यानी कि राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होता है? तो सभी को पता है कौन है बच्चों, वो ये आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। एक चीज़ मैं आपको बच्चों और बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए, आप कोई एग्जाम दोगे तो वहाँ पे आपको काम आएगी। तो दो सभाएं होती हैं बेसिकली, एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है। जो लोकसभा होती है उसे लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो एक चीज़ बता देता हूँ बच्चों, जो लोअर हाउस का जो टाइम पीरियड रहता है, यानी कि वहाँ के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा में जो भी सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, उनका जो टाइम पीरियड रहता है 5 साल का रहता है। ठीक है, और राज्यसभा का जो मेंबर होते हैं राज्यसभा में, उनका जो टाइम पीरियड रहता है वो 6 साल का होता है। कितना होता है? 6 साल का होता है। और हर 2 साल में राज्यसभा के मेंबरों का हर 2 साल में एक के मेंबर हट जाते हैं। क्या बोला मैंने? कि राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं हर 2 साल में उनमें से एक तिहाई मेंबर हटा दिए जाते हैं, उनकी जगह कोई फिर दूसरे आ जाते हैं, ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, हर 2 साल में एक तिहाई 1/3 मेंबर जो है हटा दिए जाते हैं, सिर्फ राज्यसभा में ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, ओके। ठीक है बच्चों, ये आपको नॉलेज के लिए काम आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। ठीक है, ये मुझे बार बार इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ऐसा कौन सा देश है जो वहाँ का परमानेंट मेंबर है? तो कौन सा है बच्चों? वो है आपका ऑप्शन बी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। यानी कह सकते हैं बेसिकली चाइना जो है एक ऐसा देश है जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, इसे हिंदी में क्या पढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य, यानी कि परमानेंट मेंबर है। कौन? चाइना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। ओके, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 104? व्हाट इज द मोटो इनकॉर्पोरेटेड अंडर आवर नेशनल एम्ब्लेम, यानी कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के तहत शामिल आदर्श वाक्य क्या है? बेसिकली हमें पता है जो नेशनल एम्ब्लेम हमारा जो है, राष्ट्रीय चिन्ह जो है, वो जो सारनाथ के स्तंभ से लिया गया था। ठीक है, तो वो क्या है? सत्यमेव जयते है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं बच्चों कि जो उस पर लिपि में लिखा गया है, किस लिपि में लिखा गया है, तो वो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105। ये क्या कहता है बच्चों? ये कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर्स द फ्रेंच वर कंप्लीटली डिफीटेड बाय द इंग्लिश, यानी ऐसी कौन सी युद्ध हुआ है, ऐसी कौन सी लड़ाई हुई है जिसमें अंग्रेजों के द्वारा फ्रेंच जो है उन्हें बिल्कुल ही पछाड़ दिया गया है, उन्हें हरा दिया गया है। तो ऐसे कौन सी बैटल हुई है? तो ऑप्शन ए जो है बच्चों, बैटल ऑफ वंडीवास। ये जो बैटल है इसमें उन्हें बुरी तरह से पछाड़ दिया गया है। ये बैटल कब हुई थी? आपकी 1760 में हुई थी। ठीक है बच्चों, 1760 में हुई थी, और ये इंडिया में हुई थी। कहाँ पर हुई थी ये बच्चों? ये जो बैटल है, बैटल ऑफ वंडीवास, ये इंडिया में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तमिलनाडु में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे? तमिलनाडु में हुई थी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहता है बच्चों? हुज प्रायर परमिशन इज मैंडेटरी टू इंट्रोड्यूस अ मनी बिल इन पार्लियामेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में संसद में अगर कोई भी आपको अगर मनी बिल पास करना होता है तो किसकी अनुमति अनिवार्य होती है? किसकी अनुमति पहले चाहिए होती है? किसकी चाहिए होती है बच्चों? ऑप्शन बी, यानी प्रेसिडेंट की चाहिए होती है। ठीक है, प्रेसिडेंट के नेतृत्व में ही कोई मनी बिल पास किया जाता है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। क्या कहता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 107? ये कहता है द बर्थ रेट मेजर्स द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ ईयर पर, यानी कि जो बर्थ रेट होती है, जैसे हिंदी में पढ़ते हैं जन्म दर, जो है एक वर्ष में किसके हिसाब से वो मापी जाती है, मतलब किसके हिसाब से उसका आंकड़ा लगाया जाता है? तो 1000 पॉपुलेशन, यानी 1000 जनसंख्या के हिसाब से हर साल उसका आंकड़ा लगाया जाता है बच्चों। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 108 पर। अगर वीडियो बच्चों आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको सारे पार्ट में को करा रहा हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी करा चुका हूँ। ये पार्ट हो रहा है, ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। और ऐसे ही मैं आपके लिए एग्जाम की वीडियोस, पेपर और जो भी अपडेट है वो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है बच्चों? व्हेन महात्मा गांधी वाज assassinated, who said none will believe that a man like this in body and soul walked on this earth? इसका मतलब क्या है बच्चों? मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ आपके लिए। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो किसने कहा था कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि शरीर और आत्मा में ऐसा व्यक्ति इस धरती पर चला? तो कौन है वो? किसने ऐसा कहा था महात्मा गांधी के बारे में? तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। किसने कहा था बच्चों? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसा कहा था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो या मैंने कोई गलत बता दिया तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा बच्चों, ताकि बाकी को भी पता चल सके। हो जाती है, टीचर से भी कोई ना कोई गलती हो जाती है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर बच्चों। 109 क्या कहता है हमसे? 109 ये कहता है बच्चों, इन वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉस गांधी जी स्टार्टेड मूवमेंट कॉल्ड, यानी कि सभी को पता है सॉल्ट लॉ जिसे नमक कानून कहा जाता है। बेसिकली हम उसे दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। बेसिकली हम उसे दांडी मार्च के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। जो साबरमती आश्रम से शुरुआत हुआ था 1930 को, ठीक है। 12 मार्च 1930 से लेकर ये करीब 5 अप्रैल तक चला था, जिसे सुबह 6 बजे 6 अप्रैल को तोड़ दिया गया था, यानी कि 24 दिन का ये करीब था, ठीक है बच्चों। ओके, तो इसे मतलब इससे एक मूवमेंट का नाम आया था बाद में चल के। जैसे नमक कानून का जो उल्लंघन करते हुए गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था, उसका नाम क्या था, ठीक है। तो सॉल्ट लॉ यानी कि नमक कानून, जिसे हम लोग दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। फिर उससे एक नाम आया था एक मूवमेंट का, क्या नाम था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसे हम बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है बच्चों। कब हुआ था ये? 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था, 24 दिन का था। और इसी के दौरान, इसी मूवमेंट के अंदर, इसी आंदोलन में जो गांधी जी के पीछे कभी कभी पूछ रहे थे कि कितने लोग उसमें थे, तो गांधी जी और उनके पीछे 78 फॉलोवर्स उनके, ठीक है। यानी टोटल 79 लोग थे, 79 लोग टोटल थे और 78 उनके फॉलोवर्स थे, उनके जो पीछे पीछे चले थे गांधी जी के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर। 110 क्या कहता है बच्चों? ये आपसे कहता है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि प्लानिंग कमीशन जिसे बोलते हैं हिंदी में योजना आयोग कहा जाता है। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सभी को पता है इसका तो आंसर किसी को कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अभी कौन है इसके चेयरमैन जो है? अब तो प्लानिंग कमीशन की जगह क्या नाम आ चुका है? नीति आयोग आ चुका है, जिसके चेयरमैन कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं इसके चेयरमैन, ठीक है बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पर। क्या कहता है बच्चों? 111 आप थोड़े बच्चों जो जीएस के क्वेश्चन आ जाएंगे, जनरल साइंस आ जाएगी बेसिकली, ठीक है। इजी क्वेश्चन होते हैं काफ़ी ज़्यादा, पेपर काफ़ी इजी था इस साल का, तो काफ़ी पिछले साल से भी इजी था। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 111 कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड क्या है बेसिकली? ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट ओजोन लेयर, यानी ओजोन लेयर को बचाते हैं। हेल्पफुल इन प्लांट ग्रोथ, जो पौधे होते हैं उनकी प्लांट ग्रोथ में मदद करते हैं। या फिर आर द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एसिड रेन, यानी कि जो जैसे एसिड रेन, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में? अम्ल वर्षा शायद बोलते हैं, अम्ल वर्षा का कारण होता है। या फिर डिप्लीट ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को ख़त्म करते हैं ये ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर डाइऑक्साइड। तो बच्चों ने मोस्टली बच्चों ने इसका जो आंसर किया है वो ऑप्शन डी किया है, पर बच्चों ऑप्शन डी इसका सही नहीं है, ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन डी जो है गलत है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2। तो जब ये पानी से मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये बच्चों नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाते हैं। और जब सल्फर डाइऑक्साइड पानी से मिल जाता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बनाता है। क्या बनाता है? H2SO4, इसलिए हम बोलते हैं क्या? इन्हें एसिड रेन कहते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा जो बिल्डिंग्स होती हैं, मकान होते हैं, उनमें दरारें पड़ जाती हैं। तो क्यों पड़ती हैं? इसी की वजह से पड़ती हैं। ये क्या होता है? ये जो गैसेज होती हैं हवा में चली जाती हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल से निकल के हवा में चली जाती हैं, बारिश आती है, पानी से मिलकर ये एसिड बन जाते हैं, फिर ये दीवारों पर गिरते हैं, जिससे दीवारों में दरार आ जाती है, जिससे मकान भी टूट जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर डाइऑक्साइड जो है आर द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एसिड रेन है, ठीक है। अगर ये भी पूछ रहे हैं ना कि इन दोनों में से कौन सा मेन है, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा कौन अफेक्ट करता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड इन दोनों में सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। ओके, आगे आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 112 पर। क्या पूछता है ये? क्या कहता है बच्चों? द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, मतलब ये बच्चों वाले क्वेश्चन दे दिए, बिल्कुल ही बच्चों वाले क्वेश्चन जो कोई भी कर लेगा, है ना। क्या है बच्चों इसका आंसर? कि जो मिल्क होता है उसमें कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है? तो कौन सा होता है? लैक्टोज होता है, सभी को पता है। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। लैक्टोज होता है। क्या होता है? लैक्टोज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों
क्वेश्चन नंबर 113 पर। इसका बच्चों ने कुछ नहीं गलत करके आए होंगे, कुछ सही करके आए होंगे, ठीक है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे कि सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ, पॉलीमर तो अगर आपने अपने 12th में अगर आपके पास साइंस होगी आपने पढ़ा होगा कि पॉलीमर जो होता है वो मतलब सेल्यूलोज जो है किसका पॉलीमर होता है बेसिकली, तो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है बच्चों। पॉलीमर क्या होते हैं, एक छोटी सी यूनिट होती है मोनोमर, जिसको ज्वाइंट करते 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 एक बड़ी सी चेन बन जाती है, ठीक है, बोलते हैं पॉलीमर। जैसे कि हम बात करें पॉलीथीन, हमारे घरों में होती है पॉलीथीन पन्नी जिसको हम यूज़ करते हैं, तो पॉलीथीन, इसके पॉलीथीन जो है ना वो पॉलीमर है किसका, इथीन का। इथीन सभी को पता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इथीन को ज्वाइंट करते करते उसकी छोटी छोटी यूनिट्स बनाते हैं तो क्या बन जाता है, एक पॉलीमर बन जाता है, यानी कि पॉलीथीन बन जाती है। तो समझ में आया ना, हर एक चीज़ में साइंस है, ढूंढ लो बस, ठीक है बच्चों। तो इसका ऑप्शन जो है सी फिलहाल इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 114 पर। ये 114 क्या कहता है बच्चों, ये 114 कहता है कि जो कॉन्जिनिटल जो डिजीज होती हैं वो क्या है बेसिकली, तो वो होती हैं बच्चों ऑप्शन ए जो दे रखा है, डिजीजेस प्रेजेंट एट बर्थ, यानी कि जन्म से ही ये मौजूद हो जाते हैं, जन्म के समय से ही ये रोग जो होता है ना ये मौजूद हो जाते हैं, इसलिए बोलते हैं डिजीजेस प्रेजेंट एट बर्थ। तो ऑप्शन ए जो है बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तो उन्होंने किया होगा जो बायो से रिलेट करते हैं, जिनके पास बायो है उन्होंने तो इसका किया होगा, बाकी ने तो छोड़ दिया होगा या फिर तुक्का मारा होगा, ठीक है। तो 114 का ऑप्शन ए बच्चों से सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 115 पर। ये क्या कहता है, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 116 पर। क्या कहता है ये क्वेश्चन हमसे कहता है कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज, यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में यानी कि उसमें जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट तत्व कौन सा है। कुछ बच्चों ने इसका आंसर, सब नहीं, कुछ बच्चों ने इसका आंसर ऑप्शन बी टिक किया होगा, ऑक्सीजन। मैं बता दूं बच्चों आपको, ऑक्सीजन जो है वो गलत आंसर है, इसका सही आंसर जो है वो नाइट्रोजन है। क्यों, नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में कितना होता है, 78% होता है, ठीक है बच्चों। और ऑक्सीजन कितना होता है बच्चों, ऑक्सीजन सिर्फ 21% होता है, ठीक है। और आर्गन कितना होता है, आर्गन 0.93 होता है, पर उसे ऑलमोस्ट 1% माना जाता है, ठीक है बच्चों, ओके। तो सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी जो है बच्चों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। हाँ अगर क्वेश्चन ऐसा आता कि अर्थ के जो आउटर क्रस्ट होता है, ठीक है, यानी क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, तो आपका ऑक्सीजन आंसर सही हो जाता, क्यों, वो 48% पाया जाता है, तब आपका आंसर सही होता है। पर यहाँ एटमॉस्फेयर में पूछा था, और एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, नाइट्रोजन, जो कि गैस है, 78% पाई जाती है, ठीक है, बहुत ठंडी भी होती है, ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 117 पर। ये क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 117 कहता है आपसे, ये कहता है कि जो अलॉयज होते हैं इन विच मरकरी इज़ वन ऑफ द मेटल्स आर कॉल्ड। अलॉयज आपको पता होगा, जो एलिमेंट्स होते हैं ना मेटल, उन्हें मिला के बनाया जाता है बेसिकली, ठीक है। जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ये ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ये सब जो ब्रॉन्ज जो मेटल मिलते हैं सब अलॉयज होते हैं, यानी कि 2-3 एलिमेंट्स को मिक्स करके बनाया जाता है मेटल्स को, ठीक है, ओके। तो जो क्या पूछा, मरकरी, तो मरकरी जो है एक एलॉय है, किसका हो सकता है, किसका है, ऑप्शन ए है बच्चों इसका आंसर, अमलगम, ठीक है। अलॉयज इन विच मरकरी इज़ वन ऑफ द मेटल्स आर कॉल्ड, यानी कि उस अलॉय का नाम बताओ जिसके अंदर मरकरी भी एक एलिमेंट होता है, तो वो कौन सा होता है, अमलगम होता है। इसलिए कभी जब अमलगम की बात आती है ना, तो दिमाग से फट सा एक एलिमेंट का नाम क्रैक होता है, वो है मरकरी। आपको पता होगा मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में जो मेटल यानी धातु होने के बाद भी लिक्विड है, और जो पहले थर्मामीटर आते थे हमारे जो बुखार चेक करने के लिए, अब तो क्या डिजिटल आ गया है, लेकिन पहले वो रॉड्स सी आती थी, उसमें क्या भरा जाता था, थर्मामीटर ही भरा जाता था, ठीक है बच्चों, क्योंकि वो टेम्परेचर बहुत जल्दी वेरी कर जाता है, एग्जैक्ट रेटिंग दिखाता है, ठीक है, इसलिए मरकरी भरा जाता है। और बैरोमीटर जो होता है ना, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापता है, जिससे पता चलता है कि बारिश आने वाली है, मौसम साफ है, तूफान आने वाला है, ये सब कैसे पता लगाते हैं, ये सब बैरोमीटर से पता लगाते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है, मरकरी ही होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। 118 क्या कहता है बच्चों, इजी क्वेश्चन है, क्या कहता है, एन एलिमेंट दैट कैन फॉर्म्स अ पेंटॉक्साइड। ये तो उन्होंने किया होगा जिन्होंने 11th में, जिनके पास साइंस होगी उन्होंने किया होगा, कुछ बच्चों ने इसका आंसर छोड़ दिया होगा, तुक्का मारा होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो 11 का ही चैप्टर है बेसिकली। तो जो पेंटॉक्साइड इनमें से कौन सा एलिमेंट बनाता है, तो फॉस्फोरस जो है ना वो पेंटॉक्साइड बनाता है, यानी कि P2O5 बनाता है। वो भी क्यों बनाता है, इसका भी रीज़न होता है, वो इसलिए बनाता है क्योंकि इसके पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, SPDF आपने पढ़े होंगे, नाइट्रोजन के पास नहीं होते, इसलिए नहीं बनाता। पेंटॉक्साइड कौन बनाता है, फॉस्फोरस बनाता है, और एल्यूमिनियम तो सिर्फ वो बनाता है, Al2O3 ट्राइऑक्साइड बनाता है। ये आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं,
तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 9th क्लास के साइंस का पहला ही चैप्टर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है कि कन्वर्जन ऑफ ए सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट इज नोन एज, यानी कि अगर हम डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में जाते हैं उस फेज को, उस स्टेट को क्या कहा जाता है बच्चों? क्या कहते हैं उसको? उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड से जब वेपर में डायरेक्ट जाते हैं, सिंपल सा बोलूँ तो सॉलिड से गैस में डायरेक्ट जाते हैं तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। तो गैस से सॉलिड में जाएंगे तब भी सब्लिमेशन ही कहा जाएगा। तो इसमें हमें पता है बच्चों 3 हमारी होते हैं स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है बच्चों, यही होता है, सभी को पता है। ठीक है, तो जब बच्चों हम सॉलिड से लिक्विड जाते हैं तो उसे फ्यूजन कहा जाता है, लिक्विड से गैस में जाते हैं तो उसे वेपराइजेशन कहा जाता है। अगर मैं उल्टा बात करूँ, उल्टे की बात, कि अगर गैस से लिक्विड में जाएंगे तो क्या कहेंगे बच्चों हम उसे हम कंडेंसेशन कहेंगे, कि जो लिक्विड जो वेपर्स हैं वो इकट्ठा होकर क्या हो जाएंगे, पानी बन जाएंगे, दोबारा लिक्विड बन जाएंगे। तो ये क्या गया, जब गैस से लिक्विड में जाएंगे तो कंडेंसेशन हो जाएगा। और लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे, लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे तो उसे सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है बच्चों, सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। बहुत इजी है ये। ठीक है, फिलहाल हमसे क्या पूछा गया था, सॉलिड से वेपर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से इस वाले से डायरेक्ट यहाँ पे आना था हमें। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आना था। ओके, थोड़ा चेंज। ओके, तो ये क्या हो गया, ये आपका वो हो गया, सॉलिड से गैस में क्या हो गया, सब्लिमेशन। अगर ऐसे पूछता गैस से सॉलिड में तब भी क्या होता, सब्लिमेशन ही होता। बस एक ऐसा ये है कि सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, दोनों ही सब्लिमेशन कहलाते हैं, बाकी सब अलग अलग होता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पे। ये क्या कहता है, इजी क्वेश्चन है काफ़ी। क्या कहता है बच्चों कि न्यूलैंड्स, मैंडलीफ एंड मेयर्स आर साइंटिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑन, यानी कि जो न्यूलैंड साइंटिस्ट है, मैंडलीफ है, मेयर्स है, ये तीनों के तीनों साइंटिस्ट ने किस एक डेवलपमेंट, किस एक टॉपिक पर उन्होंने खोज की थी, मतलब क्या कर रहे, मतलब किया था, अपना योगदान दिया था बेसिकली कह सकता हूँ। तो पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, किस पर? पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले मतलब सब ने अलग अलग, पहले डबरनेरा है, फिर न्यूलैंड्स है, फिर मैंडलीफ है, फिर मोसेले है, सब ने दी। आज हम जो पढ़ते हैं मोसेले की पढ़ते हैं, क्योंकि मोसेले ने क्या किया था सभी को पता, थोड़ा सा बता, सबको पता है वैसे, कि जो मैंडलीफ था उन्होंने जो पूरी पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो एटॉमिक मास के हिसाब से बनाई थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो गया था, थोड़ा पढ़ने में भी दिक्कत होती थी, काफ़ी एलिमेंट्स में भी आगे पीछे हो गया था, बहुत थोड़ा वो था, लिमिटेशंस काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन जब मोसेले आए तो मोसेले ने क्या किया ना, एटॉमिक जो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को उन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से लगाया, तो उससे काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई चीज़ें याद करने में भी, ग्रुप्स को, पीरियड्स को लगाने में काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। और नोबेल गैस को फिर एक अलग दे दिया गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी। ये भी इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 121, रेड ब्लड कॉर्पिसल्स आर फॉर्म्ड इन द, जो बेसिकली सिंपल सी बोलूँ तो रेड ब्लड सेल्स जो है किस में बनती हैं ये बच्चों? बोन मैरो में बनती है। किस में बनती है? बोन मैरो में। और ये मरती कहाँ पे, यानी कहाँ पे जाकर खत्म हो जाती हैं? स्प्लीन में, SPLEEN, स्प्लीन में जाके खत्म हो जाती हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि RBC और WBC का रेशियो क्या होता है, तो 601 का रेशियो होता है, 601 का होता है। ठीक है बच्चों, 600:1 का होता है। ठीक है, ये 0 है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पर। क्या कहता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है बेसिकली। क्या कहता है, देखो, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस। और थोड़ी लैंग्वेज मैंने काफ़ी कंफ्यूज कर दिया, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। जैसे कि मान लो कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसा ही होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ठीक है, वो क्या करता है बच्चों, रियल इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं, वैसे रियल इन्वर्टेड नहीं बोलते, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बोला जाता है, और सेम साइज बनाता है। ठीक है, सेम साइज। तो ऐसा कब हो सकता है बच्चों, ऐसा कब हो सकता है? तो बच्चों ऐसा होता है, देखो ये यहाँ पे O होता है ओरिजिन, यहाँ पे F1 होता है, और यहाँ पे 2F1 होता है, 2F1 होता है, और बच्चों यहाँ पे आपका F2 होता है, और यहाँ पे आपका 2F2 होता है। तो क्या जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तब ऐसा काम हो सकता है कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो ये क्या करेगा, ये F2 पे इमेज बनाएगा और सेम साइज की बनाएगा, सेम साइज की बनाएगा, जिसने कहा था। और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है, सेम साइज का भी होना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ पे रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, हमें 2F1 पे रखना पड़ेगा। कहाँ पे? 2F1 पे। तो ऑप्शन क्या है, इक्वल्स टू 2F फ्रॉम द लेंस, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ जो ये डिस्टेंस है ना, ये वाली, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आपने 10th में पढ़ा होगा, बेसिकली इजी है काफ़ी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा जाएगा तब जाके इमेज जो 2F2 बनती है और सेम साइज की बनती है, और रियल और इन्वर्टेड बनती है। रियल मतलब दिखती है, उल्टी बनती है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज ऐसी बनेगी।
ठीक है, ओके। 122 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पे। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या है, बेसिक क्वेश्चन है। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इट्स, यानी कि जो इंसान की आंख होती है, मानव की आंख होती है, वो इमेज बनाती है, इमेज को हिंदी में प्रतिबिंब बोलते हैं, प्रतिबिंब बनाती है। कहाँ पर बनाती है? रेटिना पे बनाती है। ये कोई पूछने वाली चीज़, सभी को पता है रेटिना। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ बच्चों, जब आंख ट्रांसफर करी जाती है, बेसिकली बोलते हैं ना आई ट्रांसप्लांट करना, तो उसमें कौन सा पार्ट आई के लिया जाता है? उसमें कॉर्निया लिया जाता है, ठीक है, उसमें कॉर्निया लिया जाता है। फिलहाल इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 124 पर। क्या कहता है बच्चों? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या है बच्चों? ये है ऑप्शन सी, वोल्ट है। क्या है? वोल्ट। वी से नोट करते हैं इसे, ठीक है। जैसे लिखते हैं ना 23 वोल्ट, 5 वोल्ट, ठीक है, ओके 230 वोल्ट ऑप्शन। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 125 पर। क्या कहता है? देखो इजी क्वेश्चन है ये भी। द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, विद्युत धारा को मापने में काम आता है? तो कौन सा है बच्चों? ऑप्शन ए, एमीटर होता है। कौन सा होता है? एमीटर। इसलिए जो करंट की यूनिट भी होती है, क्या होती है? एम ए होती है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2A लिखा रहता है ना, हाँ, ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 126 पर। 126 क्या कहता है हमसे? ये भी इजी क्वेश्चन है बेसिकली। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स, यानी कि जो बायोमास एनर्जी सोर्स का इन चारों में से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? तो गोबर गैस तो है, लकड़ी भी है, कोल भी है, पर टाइडल एनर्जी नहीं है, ये नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ओके ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 127 में। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ना पड़ेगा, ओके। क्या कहता है? देखो, द फिनोमिना वेयर कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स गेट अक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉफिक लेवल विच रिजल्ट्स इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल्स इन ह्यूमन बीइंग हु ऑक्यूपाइड 2 पोजीशन इन द फूड चेन। अच्छा, तो क्या है इसका आंसर बच्चों? सही से आपका आंसर इसका ऑप्शन ए जो है, क्या, हाँ ये रहा ऑप्शन ए, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो है बच्चों, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। आपने मोस्टली क्या करके आए हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 128 पर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है बच्चों? देखो, पास्कल इज द यूनिट ऑफ, मतलब ये भी इस लेवल के भी क्वेश्चन पूछे गए इस बार एग्जाम में। पास्कल के ऐसा भी को पता प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, अरे ये भी ईजी है। क्या है? देखो, हु वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1906 इन फिजिक्स फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सभी को पता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? नोबेल प्राइज की तो कहने की बात ही जरूरी नहीं थी, थॉमसन ने करी थी। किसने करी थी? थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने करी थी, ओके। प्रोटॉन्स की किसने करी थी बच्चों? काफ़ी लोग सोचते हैं कि ई रदरफोर्ड ने की थी। नहीं भैया, ई रदरफोर्ड ने नहीं करी थी। इसकी जो खोज करी थी वो गोल्डस्टीन ने करी थी। किसने करी थी? गोल्डस्टीन ने करी थी। और न्यूट्रॉन की किसने करी थी? चैडविक ने करी थी, जेम्स चैडविक ने करी थी, ठीक है बच्चों। न्यूक्लियस की खोज करी थी रदरफोर्ड ने, न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने की थी, पर प्रोटॉन की खोज जो करी थी वो गोल्डस्टीन ने करी थी, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 130 पर। 130 क्या कहता है? वर्क डन बाई ए फ्रिक्शन फोर्स इज। तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन जो है कैसा होता है? नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, या फिर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मोस्टली बच्चों ने इसका जो आंसर किया है वो नेगेटिव किया है, ऑप्शन ए, पर नेगेटिव नहीं है बच्चों सही आंसर। आपने देखा हो कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है, F=-kx लिखा जाता है बेसिकली, कभी कभी जीरो भी हो जाता है, ठीक है। तो ये कैसा हो सकता है बच्चों? ये पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है किस पे? सिचुएशन पे डिपेंड करता है बच्चों। किस पे डिपेंड करता है? ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको इस पार्ट में 101 से लेकर 130 तक जो जनरल साइंस के क्वेश्चन थे बेसिकली वो सारे कंप्लीट करा दिए मैंने आपको, ठीक है। अगला जो पार्ट आएगा पार्ट 5, उसमें मैं आपको मैथ करा दूंगा। जो मैथ के क्वेश्चंस आए थे 131 से लेकर 170 तक, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा पार्ट हो जाएगा, उसको मैं अलग से ही बनाऊंगा, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप आने वाला पार्ट भी देख सकें। ये बिल्कुल फ्री होता है, तो कर दिया कीजिए सब्सक्राइब। जो बनाता है वीडियोज़ को थोड़ा बस मोटिवेशन मिल जाती है कि हाँ बच्चों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है बच्चों। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।